हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK मेडिकोज अकेडमी। इंस्ट्रूमेंटेशन सीरीज़ की ये फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम HPLC के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। HPLC इसका फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसी को हम एक और नेम से जानते हैं, रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी, एंड एक और नेम सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इन नेम्स का जो रीज़न है वो हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक बाय विच वी कैन सेपरेट अ कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। मीन्स क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जिसके द्वारा या फिर वो प्रोसेस है जिससे हम किसी भी कंपाउंड को सेपरेट आउट कर सकते हैं। कहाँ से? किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से। मीन्स यदि हमारे पास कोई सैंपल है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स प्रेजेंट हैं, यदि हमको इनको सेपरेट आउट करना है और इनकी स्टडी करना है तो उसके लिए जो टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है वो होती है हमारी क्रोमेटोग्राफी। और किस तरह डिफाइन किया जा सकता है क्रोमेटोग्राफी को? क्रोमेटोग्राफी और it is a physical method of separation in which component to be separated means ये मैनुअल और फिजिकल मेथड होता है जिसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड को या फिर किसी भी कंपाउंड में से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का सेपरेशन करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज मीन्स हमारा जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसके अंदर हम दो तरीके के सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा सॉल्वेंट सिस्टम, एक होता है हमारा स्टेशनरी सिस्टम। ये जो सॉल्वेंट सिस्टम है इसको हम मोबाइल फेज और ये जो स्टेशनरी सिस्टम है इसको हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं HPLC के केस में। अब ये सॉल्वेंट सिस्टम एंड स्टेशनरी सिस्टम क्या है? सॉल्वेंट सिस्टम मींस मोबाइल फेज जो हमारा इंस्ट्रूमेंट के अंदर रन करेगा उसको हम सॉल्वेंट सिस्टम या फिर मोबाइल फेज बोलते हैं। सेकंड स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज वो होता है जो मूव नहीं करता है या फिर रन नहीं करता है। ये स्टेशनरी फेज हमारा बेसिकली कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉलम क्या होता है? कॉलम इंस्ट्रूमेंट का वो पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा स्टेशनरी फेज प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज के रूप में यूज़ करते हैं वो होता है सिलिका जेल। अब हम बात करते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसके अंदर हम वाटर का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। हाई प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हम यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करने के लिए पंप का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको प्रेशर क्रोमेटोग्राफी हाई प्रेशर अप्लाइड किया जाता है जिसकी रेंज होती है 1000 टू 4000 PSI। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का रीज़न आपको पता चला। हाई परफॉर्मेंस क्यों बोला जाता है? हाई परफॉर्मेंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी क्यों बोला जाता है? रिवर्स्ड फेज, देखिए क्रोमेटोग्राफी दो तरह की होती हैं। पहली होती है नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी या फिर नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। सेकंड वन इज रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी के अंदर आता है हमारा TLC मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर जो मोबाइल फेज होता है वो होता है नॉन पोलर, एंड जो स्टेशनरी फेज होता है वो होता है हमारा पोलर। TLC प्लेट यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है जो सिलिका होता है वो यहाँ पर जो यूज़ होता है वो होता है पोलर एंड नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में। वहीं यदि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए तो इसका जस्ट रिवर्स
TLC के कंपैरिजन में रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या होगा, जो हमारा सॉल्वेंट, जो हमारा मोबाइल फेज है वो हमारा पोलर होगा और जो स्टेशनरी फेज है वो नॉन पोलर होगा। इसीलिए इसको हम रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। मींस रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी में पहला हम वाटर का यूज़ करते हैं, सेकंड हम जो है इसके अंदर जो मोबाइल फेज होता है वो पोलर होता है और जो स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर होता है। इसीलिए इसको हम रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं TLC के कंपैरिजन में। नेक्स्ट लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम है वो लिक्विड के फॉर्म में है एंड जो स्टेशनरी फेज है जो सिलिका होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। इसीलिए इसको हम लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी एज कम्पेयर टू TLC रिवर्स्ड होती है, इस वजह से इसको रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी बोलता है। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मींस इसमें पंप का यूज़ करते हैं एंड हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इस वजह से इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मींस इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। नाउ हम HPLC के बारे में थोड़ा और डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी formerly referred to as high pressure liquid chromatography. It is a technique in analytical chemistry used to separate, identify and quantify each component in a mixture. Means यदि हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हमको यदि इनको सेपरेट आउट करना है सभी कंपाउंड्स को या फिर सभी कंपोनेंट्स को इस सॉल्वेंट में से, तो हम जो टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं HPLC या फिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। तो HPLC एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर वो टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से हम किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई में मीन्स होता है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा पता लगा सकते हैं। आइडेंटिफाई मीन्स वो कौन सा कंपाउंड है उसका पता लगाया जा सकता है एंड सेपरेट आउट किया जा सकता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी कंपाउंड की। मीन्स यदि एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड की स्टडी करना, क्वांटिटेटिव स्टडी या फिर उसकी क्वालिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी मीन्स उसकी क्वांटिटी का पता लगाना, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। क्वालिटेटिव मीन्स प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड, यदि हमको स्टडी करना है तो वो क्वालिटेटिव हो गया, उसकी क्वालिटी क्या है। आप नाउ नेक्स्ट, इट रिलीज ऑन पंप to pass pressurized liquid solvent containing the sample mixture through a column filled with a solid absorbent material. Each component in the sample interact slightly differently with the absorbent material, causing different flow rate for the different components and leading to the separation of components as the flow out of the column. इसका मतलब है कि जो हमारी HPLC इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर ये है कॉलम। HPLC के अंदर क्या होता है, जो हमारा मोबाइल फेज होता है या फिर सॉल्वेंट सिस्टम जो हमने प्रिपेयर किया है उसको रन कराते हैं एक प्रेशर से। इसमें यहाँ पंप होता है, प्रेशर से इसको रन कराते हैं। रन करते हुए ये यहाँ कॉलम के अंदर पहुँचता है। कॉलम के अंदर होता है हमारा स्टेशनरी फेज़। ये है हमारा मोबाइल फेज़ जो रन कर रहा है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। स्टेशनरी फेज़ के
के रूप में हम यहाँ पर सिलिका जेल का यूज़ करते हैं, और जो सिलिका जेल होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, इसीलिए कॉलम्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। या मोस्टली जो है C18 कॉलम यूज़ किया जाता है या फिर C8 कॉलम यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो लाइंस लिखी हुई थी उनका कहने का मीनिंग सिर्फ इतना है कि जो हमारा मोबाइल फेज़ है वो रन करते हुए सैंपल को, जो हमारा सैंपल है उसके साथ इंस्ट्रूमेंट के अंदर रन करता है, और जो स्टेशनरी फेज़ होता है हमारा कॉलम उसके अंदर जाता है। जाने के बाद जो इसका प्रिंसिपल है मेन सेपरेशन का, उसको परफॉर्म किया जाता है। इट गिव हाई परफॉर्मेंस ड्यू टू, अब जो इसका परफॉर्मेंस होता है वो उसका रीज़न क्या होता है, जो हमारा जो सिलिका जेल जो होता है, हमारा जो स्टेशनरी फेज़ होता है उसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में एक थ्योरेटिकल प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है। पार्टिकल का जो साइज स्मॉल है उसके कारण जो सरफेस एरिया होता है किसी भी कंपाउंड का वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके द्वारा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स भी इंक्रीज़ होंगी, जिसकी वजह से सेपरेशन जो है हमारा अच्छा होगा और यूनिफॉर्म होगा। हाई प्रेशर इज़ अप्लाइड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड, मीन्स हाई प्रेशर अप्लाइड किया जाता है कंपाउंड को सेपरेशन के लिए, जो है 1000 to 4000 psi पर स्क्वायर इंच। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी। आई होप आप सभी को बेसिक्स HPLC का पता चल गया होगा। मीन्स HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स्ड फेस क्रोमेटोग्राफी एंड नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी। इसके साथ साथ सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, सभी के नाम की मीनिंग आपको पता चल गया होगा, और बेसिक्स जो प्रिंसिपल है या फिर मैकेनिज्म है इंस्ट्रूमेंट का वो भी अभी तक पता चल गया होगा। यहाँ पर हमारा होता है मोबाइल फेज़, जो कि है हमारा सॉल्वेंट सिस्टम। ये है हमारा कॉलम। यहाँ पर होता है हमारा स्टेशनरी फेज़, यहाँ से कॉलम से रन करते हुए सॉल्वेंट सिस्टम या फिर मोबाइल फेज़ हमारा कॉलम तक जाता है। कॉलम के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसके बेसिस पर कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। बाकी नाउ अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर HPLC का यूज़ क्या है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंटीबायोटिक्स, सेडेटिव्स, स्टेरॉइड्स, एनाल्जेसिक्स, क्रूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, फॉर क्वांटिफिकेशन एंड टू चेक क्वालिटी ऑफ कंपाउंड्स के लिए HPLC का यूज़ किया जाता है। एंड स्टडीज़ करना हो तो भी हम HPLC का यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ड्रग्स की स्टडीज़ में। नेक्स्ट, बायोकेमिकल्स के अंदर यदि अमीनो एसिड, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम, हार्मोन्स, मेडिसिन, इन सभी की भी यदि हमको सेपरेशन करना है, क्वांटिफिकेशन करना है, क्वालिटी पता लगाना है, या फिर कोई भी एनालिटिकल स्टडी करना है, तो हम यहाँ पर HPLC इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर माइकोटॉक्सिन्स, एडिटिव्स, सेरिन, अमीनो एसिड, विटामिन्स, फैटी एसिड, क्लोनिंग एजेंट, एंटीबैक्टीरियल्स, इन सब की स्टडी करने के लिए हम फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी न किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर फॉर्मुलेट किए जाते हैं। उनकी यदि स्टडी करना है तो हम HPLC इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर भी यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइस का प्रिपरेशन में, पॉलीमर्स का प्रिपरेशन करना हो, प्लास्टिसाइजर्स का फॉर्मुलेशन करना हो, या फिर स्टडी करना हो, सर्फेक्टेंट्स की स्टडी करना हो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर HPLC का यूज़ होता है। इसके साथ फॉरेंसिक केमिस्ट्री के अंदर भी ड्रग की स्टडी करना हो, पॉइज़न की, ब्लड की, अल्कोहल, नारकोटिक्स ड्रग्स जो यूज़ होते हैं,
उनकी स्टडी करना हो, इन्वायरमेंटल फील्ड के अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फिनॉल्स, इन सब की स्टडी करने के लिए भी हम HPLC का यूज़ करते हैं। क्लिनिकल मेडिसिन, क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर हम बाइल एसिड की स्टडी करना हो, ड्रग मेटाबोलाइट्स की स्टडी करना हो, यूरिन एक्सट्रैक्शन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन्स, अदर जो भी हार्मोन्स होते हैं जो क्लिनिकली एंड अदर हार्मोन्स की यदि स्टडी करना हो तो हम HPLC का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, दो वर्ड्स, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज इन HPLC। Commonly used solvents are acetonitrile, tetrahydrofuran, methanol and HPLC water। जो हमारा मोबाइल फेज होता है, बेसिकली जो सॉल्वेंट यूज़ होते हैं मोबाइल फेज को प्रिपेयर करने के लिए वो एसिटोनाइट्राइल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, मीथेनॉल, HPLC वाटर। and these are polar solvents and ionizable solvent used in reversed phase HPLC। मीन्स अभी हमने बात की थी रिवर्स्ड फेज HPLC की ऑन कंपैरिजन टू नॉर्मल फेज HPLC में। रिवर्स फेज HPLC के अंदर जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम होता है या फिर जो मोबाइल फेज होता है वो हमारा पोलर होता है, और नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम होता है वो नॉन पोलर होता है। पोलर, नॉन पोलर का मीनिंग, पोलर मीन्स आयोनाइजेबल, मीन्स आयंस के फॉर्म में टूट सके। वाटर जो होता है हमारा पोलर होता है, दैट्स वाई इसीलिए इसके अंदर जो है करंट इजीली पास हो जाता है। नेक्स्ट, ऑलवेज सॉलिड स्टेशनरी इज यूज्ड, मीन्स जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, मीन्स जो कॉलम होगा कॉलम के अंदर जो सिलिका जेल जो प्रेजेंट होगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, इसीलिए हम इसको सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। पार्टिकल साइज जो रेंज होगी वो 3.5 to 10 माइक्रोमीटर्स। टू टाइप्स ऑफ स्टेशनरी फेज आर यूज इन HPLC में, बेसिकली दो तरीके का स्टेशनरी फेज यूज़ किया जाता है, वही नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज। और जो रिवर्स फेज होता है उसके अंदर जो सिलिका जेल यूज़ किया जाता है वो होता है ODS सिलिका, और जो कॉलम यूज़ करते हैं वो है C18 कॉलम नॉर्मली। ODS सिलिका क्या होता है इसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। और सेकंड वन नॉर्मल फेज, सेकंड नॉर्मल फेज HPLC। नॉर्मल फेज HPLC में क्या होता है, जो हमारा मोबाइल फेज होता है वो नॉन पोलर होता है, स्टेशनरी फेज जो होता है वो पोलर होता है, और जो स्टेशनरी फेज के रूप में सिलिका जेल ही यूज़ करते हैं। बट इसमें डिफरेंट क्या होता है ODS सिलिका में और इस वाली सिलिका में, ये होता है जो साइलिनॉल ग्रुप जो होता है वो इसमें 3 प्रेजेंट होते हैं, मीन्स हाइड्रोजन के साथ जो SI जो ग्रुप होता है वो 3 फॉर्म 3 साइलिनॉल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इस वाले सिलिका जेल के अंदर, और ODS सिलिका के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर 3 साइलिनॉल ग्रुप यदि यहाँ प्रेजेंट हैं तो वो इसका जो नेचर है वो पोलर बना देते हैं। दैट्स वाई स्टेशनरी फेज हमारा जो होता है नॉर्मल फेज में पोलर यूज़ करते हैं। नाउ रिवर्स फेज HPLC की बात करें तो जो रिवर्स फेज HPLC है उसमें मोबाइल फेज पोलर होगा, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगा, अभी बात की। और जो सिलिका जेल जो यूज़ होता है वो कन्वर्टेड इनटू नॉन पोलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किस तरह, हीट करके उसको डाइल्यूट एसिड एंड लाइक HCl का यूज़ करके हम उसको 48 आवर्स तक जब हीट करेंगे तो जो साइलिनॉल ग्रुप्स जो होते हैं वो रिएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये नॉन पोलर फॉर्म में यूज़ होता है।
देन ट्रीटमेंट ऑफ अबव मेंशन्ड सिलिका जेल विद ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन ट्रीट किया जाता है और जो नॉर्मल सिलिका होता है वो ओडीएस सिलिका में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्टाडेसाइल सैलिनॉल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको और कॉलम जो होता है हमारा C18 कॉलम या फिर C8 कॉलम। नाउ ये और डिफरेंस देखते हैं हम रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज HPLC के अंदर। जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर है, सिलिका जेल यूज़ करते हैं नॉर्मल फेज वाले में। यहाँ पर रिवर्स फेज में जो हमारा स्टेशनरी फेज है मींस जो कॉलम है, कॉलम के अंदर जो सिलिका प्रेजेंट है वो हमारा नॉर्मल नॉन पोलर होता है, ऑक्टाडेसाइल सिलिकॉन यूज़ करते हैं। और जो कॉलम होता है C18 कॉलम। मोबाइल फेज जो होगा यहाँ पर नॉन पोलर होगा, यहाँ पोलर होगा। मैकेनिज्म किस बेसिस पर ये क्रोमेटोग्राफी वर्क करती हैं। क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। तो यहाँ नॉर्मल फेज जो होता है वो एडजॉर्प्शन के बेसिस पर वर्क करता है। यहाँ पार्टीशन के फॉर्म में सेपरेशन होता है, यहाँ पर एब्जॉर्बेंस के बेसिस पर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स होता है। कॉलम इल्यूट फर्स्ट नॉन पोलर एंड पोलर। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की अगर बात की जाए, HPLC का जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली क्या होता है, अभी हमने देखा HPLC का जो नॉर्मल एंड रिवर्स फेज का जो दोनों का अगर प्रिंसिपल बोला जाए तो एडजॉर्प्शन होता है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की एंड मैकेनिज्म की। HPLC जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। बेसिकली नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज HPLC की बात की जाए तो दोनों का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के बेसिस पर ये वर्क करते हैं। एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ HPLC is that it separates a sample into a constituent parts based on the relative affinity of distinguished molecules for the mobile phase and the stationary phase। मीन्स इसका जो प्रिंसिपल होता है, बेसिक वर्क जो होता है HPLC का वो होता है सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। और हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट को ये सेपरेट करेगा किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अफिनिटी। मींस उसकी अफिनिटी किस फेज़ के साथ ज़्यादा है। यदि उसकी अफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा है हमारे मॉलिक्यूल की, या फिर उसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है, तो उसका सेपरेशन अकॉर्डिंग टू देयर अफिनिटी के आधार पर होता है। यही है इसका बेसिक प्रिंसिपल। मीन्स द components having affinity get absorbed on stationary phase, while components having less affinity toward stationary phase travel faster down through the column। मीन्स ये जो कॉलम है हमारा, इसके अंदर होता है हमारा स्टेशनरी फेज। यदि किसी कंपाउंड की इस स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी ज़्यादा है तो वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहेगा और देर लेट जो है कॉलम से बाहर निकलेगा। उसी तरह यदि किसी कंपाउंड की मोबाइल फेज के साथ मींस हमारे सॉल्वेंट सिस्टम के साथ यदि उसकी एफिनिटी ज़्यादा है तो वो इजीली पास आउट हो जाएगा इस कॉलम से। तो एफिनिटी किस चीज़ पर बेस्ड होती है, पोलैरिटी के बेसिस पर। मींस यदि हमारा मोबाइल फेज पोलर है और सैंपल भी हमारा पोलर है तो इसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी और ये इजीली पास आउट हो जाएगा। और यदि हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है और उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है तो वो स्टेशनरी के फेज के साथ इल्यूट आउट होगा बाहर। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनालाइट, जो एनालाइट है हमारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के बीच में होता है, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज के बीच में होगा। यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है HPLC का सेपरेशन का। द मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द स्टेशनरी फेज डिपेंड ऑन केमिकल पोलैरिटी। मीन्स जो स्टेशनरी फेज की जो पोलैरिटी होती है, मीन्स जो हमारी सिलिका जेल की जो पोलैरिटी होगी उसके बेसिस पर जो है इसका सेपरेशन होगा। सिलिका जेल C18 कॉलम के अंदर जो हमने सिलिका जेल बताया था ODS सिलिका, यदि इसकी पोलैरिटी हमारे सैंपल के साथ मैच होती है उसके साथ ये इजीली पास आउट हो जाएगा। एंड
the duration a sample spent the duration sample spent on column is determined by the unique intermolecular interaction between molecules and packaging materials मीन्स जो कॉलम है उसके अंदर हमारा जो सैंपल है वो कितनी देर तक इसके अंदर स्टे करेगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है हमारे स्टेशनरी फेज और जो सैंपल का जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसा है इन दोनों के बीच में उसके बेसिस पर इसका जो रिटेंशन टाइम है ड्यूरेशन है सैंपल का कॉलम के अंदर स्पेंड करने का वो डिपेंड करेगा एज consequence the constituents of a sample get eluted at different time and hence the separation is achieved means यदि किसी कंपाउंड का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो देर में इल्यूट आउट होगा मींस उसका एड्जॉर्प्शन अच्छे से होगा और उसकी पीक अच्छी आएगी यदि किसी कंपाउंड का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किसके साथ स्टेशनरी फेज के साथ जहाँ पर जो सिलिका जेल ओडीएस सिलिका जेल होता है उसके साथ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अच्छा है तो वो देर में निकलेगा और यदि उसके साथ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम है तो वो जल्दी इल्यूट आउट हो जाएगा बाहर मोबाइल फेज के साथ मींस इसकी पोलैरिटी इस कंपाउंड की पोलैरिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है जो ईजिली बाहर निकल जा रहा है ओके सो बेसिकली इस पूरी स्लाइड के अंदर जो प्रिंसिपल है ओनली ऑन द HPLC का जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ इतना कहता है कि जो हमारी रिलेटिव एफिनिटी होगी मोबाइल फेज के साथ या फिर स्टेशनरी फेज के साथ हमारे सैंपल की उस पर डिपेंड करता है हमारा प्रिंसिपल HPLC के इंस्ट्रूमेंट का नाउ अब हम देखते हैं ये कॉलम फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी पिछली स्लाइड में बताया उसी को डायग्रामेटिक तरीके से यहाँ पर अलग से रिप्रेजेंट किया है यदि हमारे पास कोई कंपाउंड है फॉर एग्जांपल एक ये कंपाउंड है ब्लू और एक ये रेड कंपाउंड है यदि हमारे कंपाउंड की अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है यदि इसकी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है और अफिनिटी इसके साथ ज़्यादा है तो ये जो है देर में बाहर निकलेगा हमारे कॉलम से और इन्हीं पार्टिकल्स का जो है अच्छा पीक या फिर अच्छा एब्जॉर्बेंस हमको दिखेगा वो भी लेट दिखेगा और यदि किसी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ कम है वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है तो वो इजीली बाहर निकल जाएगा एंड उसका पीक जल्दी आ जाएगा इसका मतलब ये है कि इस वाले रेड वाले कंपोनेंट की जो अफिनिटी है वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टेशनरी फेज इसीलिए इस सेकेंड डायग्राम में दिखाया है कि दोनों कंपाउंड एक साथ कॉलम के अंदर गए बट इस जो रेड वाला कंपाउंड है इसकी अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है मीन्स हमारा जो सॉल्वेंट सिस्टम हमने बनाया था उसके साथ इसकी अफिनिटी ज़्यादा है और इसका पीक जल्दी आ जाएगा और ये जल्दी से इल्यूट आउट हो जाएगा हमारे कॉलम से और यदि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यदि सैंपल और इस सिलिका ओडीएस सिलिका जेल या फिर जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ अच्छा है तो वो देर में इल्यूट आउट बाहर होगा और उसका रिटेंशन टाइम जो है ज़्यादा होगा और जिसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होता है उसका पीक हमको बहुत अच्छे से एंड शार्प पीक मिलता है हमारे रिकॉर्डर के अंदर ठीक है यही था हमारा नॉर्मल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ HPLC नाउ आपके नाउ अब इस स्लाइड के लास्ट में हम जो है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे बहुत जगहों पर पूछे जाते हैं वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं या फिर आपके इंडस्ट्रियल इंटरव्यू के अंदर पूछे जाएंगे फॉर एग्जांपल HPLC के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है HPLC का फुल फॉर्म क्या है जो HPLC का फुल फॉर्म हम जान चुके हैं स्लाइड में हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सेकेंड क्वेश्चन इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों बोला जाता है बिकॉज इसमें हम HPLC वाटर का यूज़ करते हैं इसलिए इसको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं और साथ में जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम है मोबाइल फेज है वो लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए इसको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं सेकंड इसका दूसरा फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी
हाई प्रेशर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम पंप का यूज़ करते हैं और वो पंप जो है इसको एक मोबाइल फेस को जो है एक पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसके द्वारा जो सैंपल है वो हमारा इजीली रन हो सके और कॉलम तक पहुंच सके, इसीलिए जो है इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन कि इसको रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्यों बोला जाता है। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्यों बोला जाता है, हमने स्लाइड में देखा था, एज कंपेयर टू टीएलसी, टीएलसी के कंपैरिजन में, टीएलसी क्या होता है, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होता है, उसके कंपैरिजन में रिवर्स फेज के अंदर जो हमारा मोबाइल फेज होगा, जो हमारा एचपीएलसी के अंदर मोबाइल फेज होता है वो हमारा पोलर होता है, एंड जो नो स्टेशनरी फेज होता है वो हमारा नॉन पोलर होगा। वहीं यदि नॉर्मल फेज वाले की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा स्टेशनरी फेज जो होगा वो पोलर होता है और जो मोबाइल फेज होता है वो हमारा नॉन पोलर होता है, इसलिए जो है इसको जो है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका प्रिंसिपल क्या है। नॉर्मल वन लाइन में हम आंसर दे सकते हैं इसका कि जो एचपीएलसी का जो प्रिंसिपल है डिपेंड करता है पोलैरिटी पर, किस चीज़ की पोलैरिटी पर, मोबाइल फेज की एंड स्टेशनरी फेज की पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड किस कंपाउंड की मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी अच्छी है या फिर इस कंपाउंड की स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी अच्छी है, इसके ऊपर जो है बेस्ड होता है हमारा प्रिंसिपल एचपीएलसी का। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, प्लस इसके अंदर मेथड कैसे डेवलप किया जाता है, सैम्पलिंग कैसे की जाती है, सैम्पल प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और इंस्ट्रूमेंटेशन की फुल इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर यदि कुछ मिस्टेक लगे आपको या फिर किसी भी तरह की कोई कमी हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कम करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। थैंक यू सो मच।